अगर आप फ्रेशर हो और कैंपस प्लेसमेंट में बैठने वाले हो या अपनी फर्स्ट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये वीडियो आप बहुत केयरफुली देखिएगा। कंपनीज फ्रेशर्स हायर कर रही है, दैट्स ट्रू, बट द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम फ्रेशर्स हैज डेफिनेटली चेंज्ड एंड आई थिंक इट इज चेंजिंग एवरी अदर डे। टाइम के साथ फ्रेशर्स को भी अपना स्टाइल चेंज करना होगा। जॉब के लिए अप्रोच करते टाइम, कैंपस में बैठते टाइम, इंटरव्यू, जॉब ऑफ कैंपस इंटरव्यूज अटेंड करते हो, वहाँ पे जब आप जा रहे हो ना, तो आपको भी अपना अप्रोच उसके हिसाब से चेंज करना होगा, जो मैं आज आपको आगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और मैं अपने 10 साल के रिक्रूटमेंट एक्सपीरियंस से आज आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर एक कैंडिडेट के सीवी में, रेज्यूमे कह लो, प्रोफाइल कह लो, उसमें एग्जैक्टली क्या देखना चाहती है। और सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि वो एक्सपीरियंस तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे फ्रेशर्स को बात करते हुए सुना है कि यार कहीं से 6 महीने का एक्सपीरियंस मिल जाता ना तो जॉब मिलना ईजी होता। ऐसा नहीं है यार, फ्रेशर्स से एक्सपीरियंस हम क्यों एक्सपेक्ट करेंगे? तो ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दो कि फ्रेशर से हम एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करते हैं। दैट्स नॉट एट ऑल ट्रू। आपको सिर्फ अपना पोटेंशियल प्रूव करना है टू द रिक्रूटर, टू द हायरिंग मैनेजर, टू द पैनलिस्ट, दैट्स ऑल। और वो आप कैसे कर सकते हो, मैं वो भी अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ डिटेल में। जैसे कि सी, अब आप बोलोगे मैम 4 साल की डिग्री की है, 3 साल का बीसीए किया है, 5 साल का बीसीए प्लस एमसीए किया है। आपकी डिग्री मैटर करती है, बिल्कुल करती है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, बट अभी वो टाइम नहीं है कि सिर्फ डिग्री दिखाकर जॉब ली जाए। सो डिग्री अलोन इज नॉट इनफ टू गेट अ जॉब एट दिस टाइम, ट्रस्ट मी। सो अब आप पूछोगे तो फिर मैम डिग्री के अलावा और क्या करूँ? देखो, अगर आप उनमें से एक हो जिन्होंने सिर्फ 4 साल, फॉर एग्जांपल अगर आप बीटेक सीएससी से कर रहे हो और आपने पूरा 4 साल सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कवर करने में लगा दिया और उसमें ही अपना निकाल दिया कि मैंने तो पूरा सिलेबस कवर किया, अच्छे सीजीपीए ले आया, अच्छे परसेंटेज ले आया हूँ, अच्छा मार्क्स स्कोर कर लिया हूँ। अगर आप उनमें से हो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैवंट डन एनीथिंग, कोई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट नहीं किया, और अगर किया भी तो पूरे टीम में मिलकर किया एंड यू हैव नो आइडिया कि उस प्रोजेक्ट में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, देन ट्रस्ट मी इट्स गोना बी टफ फॉर यू टू गेट इन टू द इंडस्ट्री राइट नाउ। तो अभी भी टाइम है कि आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लानी होगी। अगर आपने कॉलेज में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया तो स्टार्ट, आई वुड से एज सुन एज पॉसिबल, स्टार्ट डूइंग अ प्रोजेक्ट। पूरा सिंगल हैंडेडली करो उसको, चाहे वो छोटा ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक छोटा सा चेंज भी ला सकते हो ना, तो चलेगा, बट आपको उसके पीछे का पूरा लॉजिक पता होना चाहिए कि आपने वो क्यों किया, उससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, उससे क्या रिजल्ट आया। यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताती हूँ। आप अपने सीनियर्स वगैरह से बात कर सकते हो उनके फर्स्ट कैंपस प्लेसमेंट के बारे में या फिर उनकी फर्स्ट जॉब इंटरव्यू के बारे में। पहले शायद थोड़ा सा इतना सिंपल था कि फ्रेशर्स के लिए फिक्स्ड कुछ 5 से 7 क्वेश्चंस होते थे जो हर फ्रेशर से पूछा जाता था। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और टेल मी अबाउट योर क्या आपने कॉलेज में क्या किया एंड ऑल। इतनी सिंपल क्वेश्चंस होते थे। आपने कौन सी लैंग्वेज की है, सिंपल क्वेश्चंस होते होंगे कभी। बट अभी मैंने पिछले 10 साल में जो मैंने चीज़ें नोटिस की है, जो चेंजेस नोटिस किया, वो ये है कि अभी इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन बहुत ही अलग तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया है। दे विल आस्क यू कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, आप सोचते हो कि मैं अपना कॉलेज का बता दूं, भाई मैंने ये वाला प्रोजेक्ट किया है। दे विल नॉट स्टॉप देयर। अगर आपने प्रोजेक्ट बताया तो उनका अगला क्वेश्चन होगा कि उस प्रोजेक्ट पे प्रॉब्लम क्या था, फिर आपको वो बताना है। फिर आपसे पूछा जाएगा उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कैसे किया। फिर आप बताओगे कि इसके पीछे का, तो वो पूछेंगे आपने यही लॉजिक क्यों यूज किया, कोई और क्यों नहीं। सो दे विल डिग डीपर अंटिल एंड अनलेस दे आर कंफर्म दैट यू डिड दैट प्रोजेक्ट एक्चुअली विद ओनरशिप, और आपको एक्चुअली में आपने उस प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस गेन किया है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं बस किसी टीम में अपने आप को ऐड कर लेता हूँ, कोई टीम प्रोजेक्ट कर रहा है उसमें बस अपना नाम डलवा लो। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने ये किया है तो मैं बता रही हूँ कि अच्छा दिख रहा है, 3 अच्छे लोग हैं, अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बस अपना नाम ऐड करा लो कि चलो चलो उस टीम का हिस्सा स्वाति भी है, स्वाति हैज़ ऑल्सो डन दैट प्रोजेक्ट। वहाँ पे तो आपने नाम डलवा लिया, कॉलेज में तो आप बच गए, पर इंटरव्यू में बच नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपसे इतना मतलब टफ क्वेश्चन पूछने वाले हैं ऑन योर प्रोजेक्ट्स कि वो तभी आप कर पाओगे जब आपने सच में वो प्रोजेक्ट जेन्युइनली आपने उसे एंड टू एंड किया होगा, पूरा पूरा अपना कंट्रीब्यूट किया होगा। क्योंकि ये आपसे कंट्रीब्यूशन निकलवा के रहेंगे कि उस प्रोजेक्ट में आपका कंट्रीब्यूशन क्या था। सो बी रेडी विद दैट।
आपने रेज्यूमे में तो लिख दिया दैट आई हैव व्हाट आई शुड से दैट आई हैव स्कोर्ड 9.2 CGPA ड्यूरिंग माय बीटेक इंजीनियरिंग। ठीक है, वो देखेगा इंटरव्यूअर, बहुत अच्छे से बोलेगा वेरी गुड वेरी गुड। पर उसका अगला क्वेश्चन होगा वो तो ठीक है, अब ये बताओ कि तुमने प्रोजेक्ट तो तुमने टीम के साथ किया है ना, तुमने क्या किया उसमें से, मुझे ये बताओ। और अगर आप प्रोजेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो सब वहीं का वहीं, जितनी CGPA आपने बताई ना, सब धरा का धरा रह जाएगा, ट्रस्ट मी। कई बार मैंने देखा है अपने इंटरव्यू के दौरान फ्रेशर्स को रिप्लाई करते हुए, जब मैं उससे पूछ देती हूँ ना कि चलो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, तो वो कहते हैं मैम वो तो टीम प्रोजेक्ट था ना, तो मुझे अभी अब हो गया थोड़ा टाइम, मैंने थर्ड ईयर में किया था या फिर फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में किया था मैम, तो मुझे ना एग्जैक्टली याद नहीं है। दैट्स इट। वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई आपके लिए। फ्रेशर्स के लिए मैंने ये बात शायद पहले भी किसी वीडियो में मेंशन की थी मैंने, कि प्लीज़ अपने रिज्यूमे में 15-20 स्किल्स लिखने की कोशिश मत करो, ये गलती मत करो। आपको लगता है कि मैं 10-15 स्किल डाल दूंगा, इससे इंटरव्यूअर या रिक्रूटर बहुत इम्प्रेस हो जाएगा, वाओ दिस कैंडिडेट नो जावा ऑल्सो, पाइथन ऑल्सो, डॉट नेट ऑल्सो, ब्ला 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 एवरीथिंग। बट जब एक क्वेश्चन आपसे डाल दिया जाएगा, एक जावा का एक पाइथन का, तो अगर आप उसमें से नहीं जवाब दे पाते हो ना, तो वो आपके लिए ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करता है। आपके CV में जितनी बातें लिखी हुई है ना, अगर आप एक भी फेक होते हो तो हमारी आपकी हाउ हाउ आई शुड टेल यू, आपकी ऑथेंटिसिटी को लेकर के हमें डाउट होना शुरू हो जाता है, और फिर पैनल हो या रिक्रूटर हो, वो और ज़्यादा आपको डिग डाउन करना शुरू कर देता है वहाँ से। तो देखो, आप, मैं नहीं कह रही मत लिखो स्किल, बट उतना ही लिखो जितने पे आप कॉन्फिडेंस हो। फॉर एग्जाम्पल आपने जावा, पाइथन, क्यूबरनेटिस, AWS और पता नहीं क्या क्या, C++ सब कुछ डाल दिया, मत डालो। अगर आप जावा में बहुत अच्छे हो, C++ में अच्छे हो, अगर आप सिर्फ ये 2 स्किल में भी अच्छे हो ना, या फिर जावा स्क्रिप्ट में अच्छे हो, 3 लैंग्वेज में भी अच्छे हो ना, तो सिर्फ यही 3 स्किल उसमें डालो। और फिर इस 3 स्किल पे आप इतने अच्छे रहो कि जब आपसे इसमें से पैनल क्वेश्चन पूछना शुरू करे ना, तो आप बिल्कुल भी हेजिटेट ना करो, बता पाओ, और पैनल बिल्कुल लगे कि हाँ भाई बंदे ने 3 स्किल पे, जब वो इंटरव्यूअर बाहर निकले ना, तो वो अपने फीडबैक में बहुत क्लियरली बोल सके कि मैंने बंदे से बेसिक्स पूछा, लॉजिक पूछा, और वो जावा में बहुत अच्छे आंसर्स कर पा रहा था। तो 2 ही स्किल लिखो, 3 ही स्किल लिखो, बट वही लिखो जिस पे आप कॉन्फिडेंट हो। बस ये नहीं कि CV में दिखाने के लिए कुछ भी लिख दो, वो आप पे ही बैकफायर करेगा। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको जावा आती है, तो अगर आपको वो वही एक लैंग्वेज भी आता है ना, तो उस लैंग्वेज पे पूरा कमांड करो, उसको अच्छे से समझो, और जावा को यूज़ करके कोई एक प्रोजेक्ट बनाओ, जिसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, जब आपसे इंटरव्यूअर पूछे तो बहुत प्राउडली आप उसको एक्सप्लेन करो। और जैसे कि ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, कलेक्शन है, स्ट्रिंग है, और भी जो चीज़ें जावा से रिलेटेड है, इन सबको अच्छे से अपने लेवल के हिसाब से एटलीस्ट प्रिपेयर करो। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस्ड और फ्रेशर्स का लेवल अलग होता है, इंटरव्यूअर की एक्सपेक्टेशन भी अलग ही होती है। ऐसा नहीं है कि जितना वो एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करते हैं उतना ही आपसे करते हैं, ये बिल्कुल सच नहीं है। फ्रेशर्स से फ्रेशर्स के लेवल का ही उनकी एक्सपेक्टेशन होती है। तो अपने लेवल पे एटलीस्ट आप प्रिपेयर्ड रहो। अब बात करते हैं आजकल की सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक, AI। ज़्यादातर फ्रेशर्स आजकल अपने रिज्यूमे में AI, चैट जीपीटी, जेन AI, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ऐसी चीज़ें लिखते हैं। अच्छी बात है, बहुत सारे सर्टिफिकेशन लिखते हैं कि मैंने जेन AI में सर्टिफिकेशन कर रखा है, या फिर और भी कोई AI सर्टिफिकेशन कर रखा है, जो देखकर इंटरव्यूअर या फिर रिक्रूटर उनको अच्छा लगता है कि वाओ इसने प्रोजेक्ट किया, सॉरी सर्टिफिकेट किया है। बट जब ये देखते हैं ना, तो उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे थोड़ी सी ये रहती है कि चलो अब इनसे ये पूछते हैं कि AI में आपने किया क्या एग्जैक्टली, आपने AI को यूज़ करके क्या बनाया है, कुछ अलग किया है, कोई प्रोजेक्ट किया है। तो अगला क्वेश्चन घूम फिर कर फिर वहीं पर आता है कि ठीक है, आपने AI के सर्टिफिकेशन किए हैं, आपको AI आती है, बट आपने AI का यूज़ कहाँ किया है, कैसे किया है। अगर आप वो एक्सप्लेन कर पाते हो तो यू ऑलरेडी आधा बैटल अपने उसी टाइम जीत लिया है। बट अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, देन अपने लिए आपने गड्ढा तभी खोद लिया है। आप जैसे ही ये नहीं जस्टिफाई कर पाते हो ना कि आपने AI का सर्टिफिकेशन का यूज़ कहाँ किया है, तो आपकी सर्टिफिकेट की वैल्यू वहीं पे कम हो जाती है। एंड अब आप बोलोगे कि मैम तो फिर हम करें तो क्या करें, सर्टिफिकेट कर लिया, सब कुछ CV में लिख भी दिया, अभी भी आप यही कह रहे हो कि कुछ काम नहीं आएगा, डिग्री भी ले लिया। मैं ये नहीं कह रही सब कुछ काम आएगा, बट सब कुछ काम आने के लिए कुछ चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी।
जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ, आपने एआई का सर्टिफिकेशन किया, कुछ ना कुछ तो सीखा होगा, उसको इम्प्लीमेंट करो ना, एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बना लो छोटा सा। आई एम नॉट टेलिंग कि ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें आपको साल भर लग जाए, छोटा सा प्रोजेक्ट बनाओ जो शायद 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने में हो जाए। छोटा सा रिक्रूटमेंट से रिलेटेड एग्जांपल लेती हूँ, आप कुछ ऐसा एप्लीकेशन बना दो, आप कोई ऐसा एआई से कुछ ऐसा बना दो जो रेज्यूमे एनालाइज करे, मतलब एआई रेज्यूमे एनालाइजर बना लो, या फिर सीवी ऑर्गेनाइजर बना लो जो सीवी को सॉर्ट करता हो एज पर देयर इज जेडी से मैच करके जो सॉर्ट करता हो, ऐसी कुछ चीज़ें बना लो। देर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स। ऐसे कई सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने देखा है जब मैं कैंपस में गई थी। तो मैंने वहाँ पे देखा है कैंडिडेट्स ने ऐसे एप्लीकेशन एक्चुअली बनाए हैं एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। आप डॉक्यूमेंट समराइजर बना सकते हो, या फिर आप अपने ब्रांच से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन बना लो जो आपके ब्रांच से मैच करता हो, ऐसा कुछ। या फिर आप कस्टमर सपोर्ट जो चैट बॉक्स होता है, आजकल आपने देखा हो कोई ऐप यूज़ करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक चैट बॉक्स आ जाता है, तो इस तरह का आप कोई ऐसा कस्टमर सपोर्ट चैट बॉक्स बना लो। और भी आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, क्योंकि आप इंजीनियर हो तो यू कैन थिंक अबाउट इट एंड ऐसा कुछ बना लो। देखो, प्रोजेक्ट सिंपल हो सकता है, दैट इज़ फाइन एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट। आप ये मत बताओ इंटरव्यूअर को कि मुझे एआई आता है, आप ये बताओ कि मैंने एआई को सीख के ये किया है, उससे ये चेंज लाया है। कई बार फ्रेशर्स पूछते हैं मैम एक्सपीरियंस नहीं है, सीवी में क्या लिखूं। मेरा जवाब बहुत सिंपल होता है, कोई प्रोजेक्ट किया है उसे ही अपना एक्सपीरियंस बना लो। यू डोंट नीड टू प्रिटेंड दैट यू हैव एक्सपीरियंस। पर ये भी सच है दैट योर प्रोजेक्ट हैज़ गॉट द कैपेबिलिटी टू प्रूव योर आई वुड से पोटेंशियल। सो अपने प्रोजेक्ट्स का आप अच्छे से इस्तेमाल करो अपने पोटेंशियल को प्रूव करने के लिए। आप अपने इंटरव्यूअर को सिर्फ ये मत बताओ कि मैंने रिएक्ट जेएस यूज करके एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया है। रैदर आप उनको ये बताओ कि मैं आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, एग्जैक्टली आपने क्या बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया। बस आप अगर इन चीज़ों का आप उनको आंसर दे दोगे ना, अपने खुद से ही उनको ये चीज़ें बता दोगे, उनके पास क्वेश्चन नहीं रह जाएंगे आपसे पूछने के लिए। वो आपके इन आप इस तरह से अपने प्रोजेक्ट को बताओ ना उनको, इस तरह से आप अपना जो भी अपने बारे में बताना चाह रहे हो ऐसे बताओ कि उनके पास पूछने के लिए आगे से क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछने वाले थे, आपने अपने एक जो आपने एक जो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया उनके सारे आंसर्स उसमें मिल जाने चाहिए। दैट इज़ हाउ यू कैन इम्प्रेस देम एक्चुअली। फ्रेशर्स, आप याद रखो आपने जो प्रोजेक्ट किया ना, वो सिर्फ रिज्यूमे में लिखने के लिए एक लाइन नहीं है, आपकी बेस्ट जो क्वालिटीज़ है ना वो दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है। अब बात करते हैं एक बहुत कॉमन चैलेंज विच मोस्ट ऑफ द फ्रेशर्स एक्चुअली आई वुड स्ट्रगल विथ, दे कम अप विथ, इज कम्युनिकेशन स्किल्स। मुझे अभी रिसेंटली लिंक्डइन पे भी कुछ फ्रेशर्स और थर्ड ईयर के बच्चों ने रीच आउट किया था, एंड कल मैं अपने लाइव सेशन में थी, वहाँ पे भी किसी एक व्यूअर ने मुझसे एक सवाल किया था कि मैम मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, मैं उसे कैसे इम्प्रूव करूँ। और दूसरा कि जो लिंक्डइन पे मुझे क्वेश्चन आया था वो ये था कि मैम मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, बहुत नो आई वुड से बहुत ही हाई क्लास इंग्लिश नहीं है मेरी, तो क्या मुझे जॉब नहीं मिलेगी। मैं कहती हूँ ऐसा सोचते ही क्यों हो। पहली बात तो आप डिफरेंस जानो, एक जो फैंसी इंग्लिश और कम्युनिकेशन दो अलग चीज़ें हैं। फैंसी इंग्लिश ये वो होता है जिसमें आप बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड्स यूज़ करते हो, टफ इंग्लिश वोकेबलरी यूज़ करते हो अपनी बात को आगे रखने के लिए। और जो सिंपल इंग्लिश इंग्लिश है वो उसमें आप डेली यूज़ वाले वर्ड्स यूज़ करके अपना जो भी आपका थॉट प्रोसेस है वो आप आगे रखते हो। देखो, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप टफ इंग्लिश या फिर फैंसी इंग्लिश यूज़ कर रहे हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हुए अपना जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, कॉन्सेप्ट है, या भी आप अपना जो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, वो सब कुछ आप अच्छे से सामने वाले को बता पाओ। कम्युनिकेशन का ये मतलब होता है, कम्युनिकेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप कितनी टफ इंग्लिश यूज़ करते हो। आप शेक्सपियर हमें शेक्सपियर नहीं हायर करना। हमें शेक्सपियर हायर करना होगा तो हम इंग्लिश वाले लोग हायर करें ना, एमए जो इंग्लिश में करते हैं, पीएचडी जो इंग्लिश में करते हैं, हम उनको हायर करेंगे। हम फिर इंजीनियर्स क्यों हायर करें। हमें इंजीनियर से कोई वो थोड़ी ना दिलवाना है, इंग्लिश कंपटीशन थोड़ी ना कराना है, नहीं कराना ना।
तो इसलिए ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। हमें बस चाहिए कोई ऐसा बंदा जो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करके अपनी टीम में, अपने क्लाइंट से, हर जगह कम्युनिकेट करके अपना थॉट प्रोसेस, अपना जो उनके पास जो आइडियाज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो शेयर कर सके और फिर उस पे काम कर सके। सिंपल। एक सिंपल सा एडवाइस दूंगी कम्युनिकेशन को लेकर कि अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप प्रैक्टिस करो। कंफर्टेबल होना पड़ेगा, दैट्स ट्रू, तो आप उसको प्रैक्टिस करो, बट फैंसी और डिफ़िकल्ट इंग्लिश यूज़ करने के चक्कर में मत रहो कि मैं तो अपने इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर दूंगा अच्छी इंग्लिश से। नहीं होते इम्प्रेस इंग्लिश से। वो इम्प्रेस होते हैं कि आपके पास स्किल क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, नॉलेज कितना है, आप कैसे टफ से टफ सिचुएशन को बहुत सिंपल वे में कम्युनिकेट कर पाते हो। यू नो वही मैटर करता है अल्टीमेटली। कई सारे फ्रेशर्स यहीं पे गलत कर जाते हैं। वो इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के चक्कर में एक लाइन में 8-10 बहुत फैंसी फैंसी वर्ड्स यूज़ कर देते हैं। और सही बताऊँ, उस टाइम पे इंटरव्यूअर हो या फिर रिक्रूटर, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, अरे कहना क्या चाहते हो। एक और क्वेश्चन है जो फ्रेशर्स काफ़ी बार पूछते हैं, मैम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अच्छी होती है या सर्विसेज। सच बताऊँ, इसका वन वर्ड आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि कोई फ्रेशर है, उसे कोई जॉब रोल मिल रहा है, तो अब उसे ये सजेस्ट करना कि ये सर्विसेज है ज्वाइन मत करो, ये प्रोडक्ट है ज्वाइन कर लो, मैं नहीं दूंगी। उससे अच्छा है कि जब आपका इंटरव्यू हो रहा है, जिस भी कंपनी के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो ना, उस कंपनी के बारे में थोड़ी रिसर्च करो सबसे पहले तो, कि वो क्या करती है नहीं करती है। ठीक है। दूसरा, इंटरव्यू के टाइम पे अपने इंटरव्यूअर से, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे टेक्निकल पैनल हो, चाहे वो आपका रिक्रूटर हो, उनसे अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़रूरी है कि आप पूछो, समझो कि आप जब ज्वाइन करोगे तो एग्जैक्टली exactly आप क्या करने वाले हो। दूसरा, उनसे ये पूछो कि इसमें आपके लिए क्या है, सक्सेस का क्या स्कोप है ना। तीसरा, आप उनसे ये पूछो कि इसमें मैं क्या लर्निंग अपॉर्चुनिटी क्या है, मतलब क्या मैं सीखूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो कि मान लो आप एक बीटेक सीएससी हो, ठीक है, और आपको कोई एक ऑफर आ गया, आपने रोल्स पूछा ही नहीं, वो चाहे प्रोडक्ट हो या फिर सर्विसेज हो, फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आपने अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं पूछी, अपना आगे का सक्सेस का पाथ नहीं पूछा कि क्या स्कोप है, ये आपने ऑफर भी एक्सेप्ट कर लिया, ज्वाइन भी कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या प्रोडक्ट में हो सर्विसेज में, अगर आपने रोल गलत चूज कर लिया है, जहां आपको पहुंचना था वो रोल नहीं लिया, देन वो गलत ही डिसीजन था। तो मुझे लगता है कि आप एज ए फ्रेशर आपको कंपनी नेम पे नहीं जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए क्वालिटी ऑफ वर्क पे, कि मुझे क्या क्वालिटी ऑफ वर्क मिल रही है, क्या टेक्नोलॉजी स्टैक्स मिल रहा है, और इससे क्या आगे मैं कहाँ पहुँचूंगा, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं इसका एक रियल लाइफ से मैं रिलेट करूँ, रियल लाइफ चीज़ों से, फॉर एग्जाम्पल आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, ठीक है, आपको ट्रेन तो पकड़नी है, बट यू शुड हैव अ डेस्टिनेशन, राइट। अगर आपको मुंबई जानी है, तो उसके लिए आप जब किसी भी ट्रेन में बैठ रहे हो ना, तो ट्रेन में बैठने से पहले आप पता करोगे ना कि वो ट्रेन मुंबई जाती है या नहीं, या बस स्टेशन पे कोई भी ट्रेन देखा उसमें बैठ तो नहीं जाओगे बिना पूछे कि वो ट्रेन एक्चुअली जा कहाँ रही है। अगर आप ऐसा करते हो, जस्ट इमेजिन आपको जाना मुंबई है और आपने एक ट्रेन देखी और बैठ गए, ना पूछा कि वो ट्रेन कहाँ जा रही है, कौन सा स्टेशन पे रुकेगी, क्या रूट होगा, आपने कुछ नहीं पूछा, बस बैठ गए। आप बैठे हो, आप वेट करो कि जब मुंबई आएगा तब उतरेंगे, पर पर वो अगर ट्रेन छत्तीसगढ़ की हुई, फिर वो कभी मुंबई पहुंचेगी नहीं, पहुंचेगी ना। सेम गोज विद योर करियर ऑल्सो, कि आप कौन सी ट्रेन में बैठ रहे हो, मतलब कौन सी कंपनी आप ज्वाइन कर रहे हो, उससे पहले आपको उस कंपनी के बारे में पता करना होगा, और जो आपका एक्चुअल डेस्टिनेशन है, आपका जो ड्रीम है, वो कंपनी आपको उधर ले उस डायरेक्शन में लेके जाएगी कि नहीं, उस वहां तक लेके जाएगी ये जरूरी नहीं है, बट अगर राइट डायरेक्शन में जा रही है कि चलो वहां से गेट डाउन होके फिर दूसरी कंपनी से आप चले जाओगे। वही ट्रेन वाला एग्जाम्पल ले लो कि ठीक है, वो मुंबई ना सही, बट क्या वो मुंबई के रास्ते में जा रही है कि हाँ कहीं आप गेट डाउन करके दूसरी ट्रेन ले सको। तो सेम गोज विद द जर्नी, कि आप कंपनी जो भी ज्वाइन कर रहे हो ना, उसके बारे में पता करो, जो आप रोल ज्वाइन करो उस रोल के बारे में पता करो, और वो आपको सही रास्ते पे लेके जा रही है कि नहीं, एक्चुअल डेस्टिनेशन जो आपका है वहां तक वो आपको लेके जा सकती है नहीं, ये जानना जरूरी है। अगर आपसे कोई ये कहता है ना कि अरे प्रोडक्ट है बस ज्वाइन कर ले, सर्विसेज है नहीं 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 मत ज्वाइन कर, आई एम टेलिंग यू डोंट डू दिस मिस्टेक। कभी भी किसी के कह देने से सिर्फ अपना आप ऑफर कभी भी मत रिजेक्ट करना सर्विसेज या प्रोडक्ट के बेसिस पे, रैदर आप डिसाइड करना उस प्रोजेक्ट के बारे में जानकर, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जानकर, उस कंपनी के बारे में जानकर, समझ रहे हो। डोंट गो विद जस्ट अ ब्रांड, कि ब्रांड सुना और बस चल दिए, क्या पता वहां जाके आपको टेक्निकल सपोर्ट का जॉब मिल जाए, देन यू आर इन द रॉन्ग ट्रेड।
तो आप क्या करना चाहते हो पहले आपको ऑलरेडी पता है, तो उस हिसाब से देखो कि जो रोल मैं चूज़ कर रहा हूँ, जो कंपनी मैं चूज़ कर रहा हूँ, वो मेरे लिए सही है या नहीं। सिंपल। 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद अगर आप मुझसे पूछोगे कि स्वाति तुम फ्रेशर में क्या देखती हो, तो मेरा जवाब बहुत सिंपल है, मुझे बस पोटेंशियल देखना है। सिंपल। क्यों? क्योंकि देखो, मुझे क्या जानना है फ्रेशर के बारे में, मुझे ये जानना है कि वो आर यू विलिंग टू लर्न, आर यू एबल टू एक्सप्लेन व्हाट यू हैव डन, व्हाई यू हैव डन, है ना। और क्या आप आगे ग्रोथ ग्रोथ माइंडसेट से आते हो या नहीं। मुझे ये कुछ बेसिक चीज़ें जाननी है जो आपके बारे में आपका पोटेंशियल बताता हो। सिंपल। उससे ज़्यादा मुझे कुछ जानकर करना नहीं है फ्रेशर से, क्योंकि आगे उसे जो काम करना है वो तो एनी विच वेज जिस भी टीम में वो जाएगा उसे थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा, उसे सिखाया जाएगा। भले उसे 2 वीक्स का ही टाइम मिले, 15 डेज का टाइम मिले, 1 मंथ का टाइम मिले, बेसिस हर ऑर्गेनाइजेशन की अलग होती है। कहीं पर फ्रेशर्स को 6 महीने का टाइम मिलता है, कहीं 3 मंथ्स का टाइम मिलता है, कहीं पे उनको लगता है कि मेरा जो बंदा है हायर्ड है वो इतना अच्छा है कि वो 2 वीक्स में ही कैचअप कर सकता है, तो वेल एंड गुड। तो जितना भी टाइम चाहिए वो कंपनी आपको देती है। तो लेकिन उसके लिए क्या है, आपका ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, आपके अंदर वो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, आप जेन्युइनली उस रोल में इंटरेस्टेड हो या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बस सोच रहे अरे यार किसी तरह से पीजी का या रेंट का पैसा निकल जाए, खाने के पैसे आ जाए, बस फिर मैं देखूंगा दूसरी जॉब। अगर इस इंटेंट से मेरे पास कोई कैंडिडेट आएगा तो अगर मुझे वो पता चल गया तो आई विल नॉट हायर एनीवन। है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब मैं एक फ्रेशर को हायर कर रही होती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं इसको हायर कर लूँ तो क्या ये सीख करके लाइफ में और इस कंपनी में ग्रो करेगा। अगर आप फ्रेशर हो तो मेरा ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, मेरे पास बस एक ही फॉर्मूला है फ्रेशर्स के लिए। कम्युनिकेशन स्किल्स, 2-3 स्किल, ऑब्वियसली डिग्री, वन रियल प्रोजेक्ट, एंड रियल एआई एक्सपोजर, आई मीन प्रैक्टिकल एआई एक्सपोजर। उसके अलावा एक अच्छा सा सीवी, स्ट्रॉन्ग सीवी, दैट्स ऑल। देर इज हाई पोटेंशियल टू फॉर यू टू गेट शॉर्ट लिस्टेड। यू डोंट नीड टू बिकम एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। फ्रेशर्स के लिए एक लास्ट मैसेज है मेरे पास कि अगर आपको अभी जॉब नहीं मिल रही है, आप रिसेंटली रिजेक्ट हुए हो, तो प्लीज़ इमीडिएटली कंक्लूजन पे मत आ जाओ, खुद को रिजेक्शन का सर्टिफिकेट मत दो। क्योंकि हायरिंग प्रोसेस में रिजेक्शन के बहुत सारे रीज़न होते हैं। आपको लगता है आप अच्छे नहीं हो, ऐसा नहीं है। कई बार बहुत सारे रीज़न होते हैं। आई कैन गिव यू कपल ऑफ एग्जाम्पल्स। कई बार रोल ही क्लोज हो चुकी होगी इंटरनली फॉर सम रीज़न, हो सकता है पोजीशन होल्ड पे चली गई हो, बजट मैच ना किया हो जो आपने एक्सपेक्ट किया है और जो कंपनी का बजट हो, दे कुड हैव देयर कुड बी सम मिसमैच। कभी कभी तो टाइमिंग ही ख़राब हो सकती है। कभी कभी कंपनी ने इंटरनली उस रोल को डिसॉल्व कर दिया, कोई दूसरी रोल उसकी जगह पे खोल दिए। हो सकता है हायरिंग मैनेजर ने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया हो और उसने रोल में कुछ स्किल फिटमेंट चेंज कर दिया हो। और हो सकता है आप बहुत अच्छे थे इंटरव्यू के टाइम पे, बट क्या पता एक आधा स्किल ऐसी रही हो जो उनको चाहिए थी और आपके पास नहीं थी। बट वो एक आधा स्किल नहीं होने का मतलब ये थोड़ी ना है आप उस टीम के लिए फिट नहीं थे। दैट डजंट मीन कि आप कहीं और के लिए फिट नहीं होगे। तो कभी भी रिजेक्शन से उदास होने की, निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हर रिजेक्शन से आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और अगला तो आप क्रैक कर ही लोगे। और अगर आप फ्रेशर हो तो मुझे अपना ब्रांच बताओ, ईयर ऑफ पास आउट बताओ, और आपका टारगेट रोल क्या है वो कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर उसमें से मुझे कुछ ऐसा लगा जिस पे मैं अगली वीडियो बना सकती हूँ तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। अगर आपको रिक्रूटर के पर्सपेक्टिव से हायरिंग टिप्स चाहिए, रिज्यूमे, लिंक्डइन और इंटरव्यू गाइड या ऐसा कुछ भी चाहिए, तो प्लीज़ मॉम करियर एंड मी को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू।